एक मिनट। अपकमिंग तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट्स की तैयारी के लिए रेवेन्यू लॉज का ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से, जिसका पहला लेक्चर जो है वो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद इल्म खान के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक उसको कवर किया है। और सेक्शन 3 था डेफिनेशंस के हवाले से। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब जमीन को, यानी कि प्राइवेट जमीन को जब अक्वायर करती है दो पर्पज के लिए, किसी पब्लिक पर्पज के लिए या किसी कंपनी के लिए, उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मॉनिटर किया जाता है, गवर्न किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। आज हम देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का सेकंड लेक्चर, जो बेसिकली पार्ट 2 के ऊपर मबनी है। लेट्स स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की भी कोशिश करता हूं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक हम कवर करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई जमीन जो है पब्लिक पर्पस के लिए या किसी कंपनी के लिए अक्वायर करनी है, तो उसका जो पूरा अक्विजिशन का जो प्रोसीजर है वो इन सेक्शंस में डिस्कस होगा, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि जब भी गवर्नमेंट को कोई प्राइवेट जमीन जरूरत होती है किसी पब्लिक पर्पस के लिए, यानी अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, गवर्नमेंट का कोई स्कूल बनाने के लिए, कोई नहर बनाने के लिए, या रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, या जब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई जमीन किसी कंपनी के लिए जरूरत होती है, तो ये बिल्कुल आसानी के साथ जमीन को अक्वायर नहीं कर लेती, बल्कि उसके लिए खास प्रोसीजर को, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत। तब जाके गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट लोगों की जमीन को अक्वायर करती है। अब वो प्रोसीजर क्या है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसकी कुछ 12 स्टेजेस बनती हैं। सबसे पहले जरा देखें, हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि सबसे पहले एक बुनियादी नोटिफिकेशन इशू किया जाता है सेक्शन 4 के तहत। उसके बाद सर्वे किया जाता है कि जब कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें इस एरिया में कुछ जमीन चाहिए पब्लिक पर्पस या प्राइवेट किसी कंपनी के लिए। तो जब नोटिफिकेशन, जो बुनियादी नोटिफिकेशन है, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जब वो इशू हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस जमीन को सर्वे करती है, देखती है अपने रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए। फिर जब वो देखते हैं कि जमीन ओके है, हमें ये जमीन वाकई मुनासिब है जिस प्रोजेक्ट को के लिए हमें जमीन चाहिए, फिर फाइनल नोटिफिकेशन निकलता है जो सेक्शन 5 के तहत निकलता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं। वो सेक्शन 5A के तहत ऑब्जेक्शन, इतराजात होते हैं लैंड ओनर्स के, कि अगर किसी को कोई इतराज है तो। उसके बाद डिक्लेरेशन होती है जो सेक्शन 6 के तहत होती है। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि हमें किस एरिया में कितनी जमीन किस पर्पज के लिए चाहिए, यानी डिक्लेरेशन ऐलान कर दिया जाता है सेक्शन 6 के तहत। उसके बाद एक्विजिशन का ऑर्डर आता है। उसके बाद मेजरमेंट होती है उस जमीन की। उसके बाद ओनर्स को नोटिस जाता है कि किसी किसी को कोई एतराज तो नहीं है। उसके बाद जो जो ओनर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जी हमें कितने पैसे चाहिए उस जमीन के। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अवार्ड देती है। अवार्ड में मतलब है कि नोटिफाई हो जाता है कि किस बंदे को कितनी जमीन की, किस बंदे को कितना कंपनसेशन देनी है। और उसके बाद जो जमीन है वो कंपनी को, जो गवर्नमेंट अपने खुद अपने मकसद के लिए वो अक्वायर कर लेती है, यानी पोजीशन हासिल कर लेती है। और उसके बाद अर्जेंट अक्विजिशन भी हो सकती है, यानी बहुत ही इमरजेंसी की बुनियाद पर जब गवर्नमेंट जमीन को अक्वायर करना चाहे। अब हम देखते हैं इसको, इस पूरे प्रोसेस को, जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक है। सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 4 को। ये बेसिकली प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है, बुनियादी एक नोटिफिकेशन होता है, और इसमें सर्वे भी कंडक्ट होता है साथ साथ। इसका आसान मतलब ये है कि ये फर्स्ट लीगल स्टेप है जब गवर्नमेंट प्राइवेट जमीन को अक्वायर करती है। जब भी कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब है डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, डीसी, जिसको हम डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं आम अल्फाज में, तो रेवेन्यू की लैंग्वेज में उसको हम क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर की बजाय डिप्टी कलेक्टर या सिंपली कलेक्टर भी कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक जिले का। तो जब कलेक्टर ये बिलीव करता है कि जमीन अक्वायर की जानी चाहिए किसी पब्लिक पर्पज के लिए या कंपनी के लिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करता है ऑफिशियल गजट में। और वो जो पब्लिक नोटिस होता है वो जिस लोकेलिटी में जमीन कलेक्टर ने लेनी होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उस लोकेलिटी में भी वो सेक्शन
4 के तहत जो प्रिलिमिनरी बुनियादी नोटिफिकेशन होता है वो चस्पा किया जाता है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। अब जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी हासिल हो जाती हैं। इस सेक्शन 4 के तहत जो नोटिफिकेशन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू होता है उसके तहत पावर्स क्या होती हैं कि कलेक्टर जो है कुछ ऑफिसर्स को नॉमिनेट करता है, अथराइज करता है कि आप जिस जमीन को अक्वायर करना होता है पब्लिक पर्पस या कंपनी के लिए, कि उस जमीन में एंटर हो जाए, उस जमीन को इंस्पेक्ट करें, मुआयना करें, सर्वे कंडक्ट करें और उसके लेवल चेक करें कि जमीन किस लेवल पे है। जमीन के अंदर कुछ डिगिंग करके यानी कि कुछ जमीन खोद के, बोर करके और उसकी कुछ बाउंड्रीज लगा के चेक करें, फिक्स करके, और कुछ सर्वे मार्क्स उसमें लगा दें या बाउंड्रीज लगा दें। और उसमें अगर कुछ झाड़ियां हैं तो वो काट लें, कुछ फसलें अगर खड़ी हैं तो उनको भी आप कह सकते हैं कि वो रिमूव कर दें अगर वो पक जाती हैं तो। अब ये सर्वे की पावर्स हैं जो कलेक्टर कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा, अथराइज करेगा और वो जमीन का सर्वे करके, उसका लेवल करके, उसकी मेजरमेंट करके, बाउंड्रीज फिक्स करके, उस जमीन को इंक्वायरी और उसको इंस्पेक्शन करके, ये सारी पावर्स भी उनको हासिल हो जाती हैं। अब कुछ सिटीजन की प्रोटेक्शन भी हम देख लेते हैं इसमें। ऑफिसर जो है वो अगर किसी घर में यानी कोई एक ऐसी जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है थ्रू कलेक्टर, जो पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, अगर वहां को घर बना हुआ है या कोई गार्डन है, कोई बाग है जो जिसके आसपास बाड़ लगी हुई है, तो वहां जो ऑक्युपायर जिसका कब्जा है उससे पहले इजाजत लेनी पड़ेगी और कम से कम 7 डेज का नोटिस देता है कलेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं, नोटिस देते हैं कि हमें इस एरिया को इंस्पेक्ट करना है, इसका सर्वे करना है, गवर्नमेंट ने को ये जमीन चाहिए। तो 7 दिन का नोटिस दिया जाता है उस बंदे को कि हम इस जमीन को की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, इसमें सर्वे कनेक्ट करना चाहते हैं। और साथ साथ कंपनसेशन भी का भी हम देख लेते हैं कि अगर जब कलेक्टर के जो अथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं अगर वो सर्वे करने लगे हैं और कुछ फसलों को नुकसान पहुंच जाए या कुछ बाढ़ है या वो जो प्रॉपर्टी है उसको कोई डैमेज हो जाए, तो पेमेंट इमीडिएटली उस ऑक्युपायर को दी जानी चाहिए जिसकी जमीन का या जिसकी फसलें जो है वो खराब हुई हैं। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है कि वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, हमारी फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है या बाढ़ को, तो उस वक्त कौन फैसला करेगा? कलेक्टर ही फैसला करेगा जिसके अथराइज्ड ऑफिसर उस जमीन के अंदर सर्वे की नीयत से गए और उस वहां पे फसलों का नुकसान हुआ। तो कलेक्टर जो है उस मामले को अगर वो जो लोग हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, हमारी फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो फिर कलेक्टर ही डिसाइड करेगा उस सूरत में। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट प्लान करती है कि मोटरवे हमने बिल्ड करना है, सबसे पहले ये एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करवाएगी थ्रू कलेक्टर, जो सेक्शन 4 के तहत ही होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और उसके बाद सर्वे जो टीम है कलेक्टर की वो विजिट करेंगी उस गांव को और उस जमीन को देखेंगी, सॉइल को देखेंगी, लैंड को मेजर करेंगी। और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई जमीन अक्वायर या कलेक्टर ने जमीन अक्वायर नहीं की, सिर्फ सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन इशू हुआ है और सर्वे कंडक्ट हुआ है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या वो जमीन मौजू है मोटरवे बनाने के लिए या नहीं। एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 4 से जमीन अक्वायर नहीं होती, बल्कि एक प्रिलिमिनरी बुनियादी नोटिफिकेशन इशू करती है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेक्शन 4 के तहत एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि हमें इस लोकेशन में ये किसी पब्लिक पर्पज के लिए जो कंपनी के लिए जमीन चाहिए। ये सिर्फ सेक्शन 4 जो है ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, सर्वे कंडक्ट करवाता है और इससे लैंड एक्विजिशन का ये पहला बुनियादी स्टेप है कि जमीन एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि हमें इस एरिया में जमीन चाहिए गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक पर्पज या कंपनी के लिए, और इससे लैंड एक्विजिशन का पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब सेक्शन 5 देख लेते हैं। यहां पे एक ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि कोई खास जमीन, पर्टिकुलर लैंड, कोई खास फील्ड, किसी खास मोहाल, किसी खास मौजा, किसी खास तहसील, किसी खास खतूनी, किसी खास खेवट, किसी खास फील्ड, किसी खास मुरब्बा, किसी कनाल की जमीन, किसी गांव की जमीन जो है वो हमें चाहिए। ये पर्टिकुलर लैंड के हवाले से नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि पहले तो सर्वे तो कंडक्ट हो चुका है, अब सर्वे तो बहुत सारी जमीन का कंडक्ट हुआ होगा, लेकिन उसमें से मखसूस जमीन के लिए जो नोटिफिकेशन इशू होता है वो सेक्शन 5 होता है। इसका आसान मतलब यह है कि जब सर्वे कंडक्ट हो चुका तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कलेक्टर होती है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो है वो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है और वो मौजू भी है, तो वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं जो सेक्शन 5 के तहत होता है। और ये नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन करता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस पर्पस के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया, किस लोकेलिटी में हमें किस पर्पस के लिए मैप में कहाँ पे चाहिए, जिसकी इंस्पेक्शन जो है वो पहले हो चुकी होती है सर्वे के जरिए। तो ये पब्लिक नोटिस जो होता है वो जहां से जमीन, जो जमीन अक्वायर करनी होती है गवर्नमेंट ने थ्रू कलेक्टर सेक्शन 5 के तहत, ये उस पब्लिक नोटिस जो होता है उस जमीन के हवाले से सेक्शन 5 जो है उसी पब्लिक जिस जमीन को अक्वायर करना होता है उसी लोकेलिटी के अंदर ये पब्लिक नोटिस इशू किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे
गवर्नमेंट ये नहीं कहती या कलेक्टर ये नहीं कहता कि वी मे नीड लैंड इन विलेज ए, बल्कि गवर्नमेंट ये कहती है सेक्शन 5 के तहत कि वी रिक्वायर 25 एकर्स इन विलेज ए फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। स्पेसिफिक पर्पस बताया जाता है कि किस पर्पस के लिए कितना जमीन चाहिए, 25 एकड़ सपोज किस विलेज में, विलेज ए में। तो ये एग्जैक्ट जो है स्पेसिफाइड जो नोटिफिकेशन होता है ये सेक्शन 5 के तहत इशू किया जाता है। और ये जो है ये मोर स्पेसिफिक स्टेज है लैंड एक्विजिशन की तरफ। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था सेक्शन 5 में, पर्टिकुलर गांव की पर्टिकुलर लैंड जो है वो, और वो कितनी जमीन चाहिए ये गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशन थ्रू कलेक्टर। उसके बाद सेक्शन 5A हम देखते हैं, इसमें राइट टू ऑब्जेक्ट होता है, एतराज करने का हक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर में, इस बेसिकली पोर्शन में। इसमें ये होता है एक लैंड ओनर जिसकी जमीन है, जिसकी प्राइवेट वो जमीन है, उसको एक चांस दिया जाता है कि अगर गवर्नमेंट को जमीन अक्वायर करना चाहती है तो वो उसको चैलेंज कर सके, एतराज उठा सके। वो कौन कौन एतराज उठा सकता है, हर वो शख्स जिसकी जो जो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, तो उस जमीन के अंदर जो जमीन है उसके अंदर कोई काफी सारे मालकान भी हो सकते हैं, कोई मुजारे भी हो सकता है, कोई मोर्टगेजी भी हो सकता है, कोई ईजमेंट होल्डर हो सकता है जिसकी कोई इंटरेस्ट हो। तो हर वो बंदा जिसकी इंटरेस्ट है उस जमीन में, जिसको गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, वो उसके ऊपर एतराज कर सकता है अंडर सेक्शन 5A। अब टाइम लिमिट क्या होती है कि जब सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन इशू हो जाता है कि विलेज ए में 25 एकड़ जमीन जो है वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मोटरवे के लिए चाहिए, तो वो सेक्शन 5 का जो नोटिफिकेशन होता है उसके विद इन 30 डेज जो लैंड ओनर या जितने भी लैंड ओनर्स हैं या टेनेंट्स हैं वो इतराज कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या है कि ऑब्जेक्शन जो है वो लिखा जाता है, मैनुअल होता है, एक्चुअली ये नहीं होता कि जुबानी कलामी, वो लिखा जाता है और वो कलेक्टर के ऑफिस में जमा करवाया जाता है कि हमें इतराज है कि ये जमीन गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए या हमें इस पे फला फला इतराज है। अब कलेक्टर क्या करता है, जिन जिन लोगों को इतराज होता है कलेक्टर उनको सुनता है। कलेक्टर एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है कि वाकई उनके इतराजात मौजू हैं, लॉजिकल हैं, आर्गुमेंटेटिव हैं, और फिर उसके बाद वो जो एक रिपोर्ट बनाता है कलेक्टर, जिनके डीसी जो है वो एक रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट अपनी रिकमेंडेशन दे के जो भी उसको रियलिटीज लगती है, ग्राउंड रियलिटीज, वो रिपोर्ट के ऊपर साइन करके अपनी रिकमेंडेशन दे के वो किसको भेज देता है, कमिश्नर को जो डिवीजन में बैठा होता है। अब कमिश्नर का जो डिसीजन होता है उस कलेक्टर के की रिपोर्ट के ऊपर वो फाइनल होता है। अब कमिश्नर डिवीजन में बैठा होता है, वो डीसी जिनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कलेक्टर के की जो रिकमेंडेशन होती है, जो रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर जो फैसला सुनाता है वो फाइनल होता है, उसको उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे एक फार्मर कहता है कि ये मेरी अपनी बीजी गई जमीन है, जो मैंने इसको मैं कल्टीवेट करता हूँ सिर्फ मैं ही, तो वो कहता है कि मुझे इतराज है कि ये जमीन गवर्नमेंट को अक्वायर नहीं करनी चाहिए, ये मेरी निजी जमीन है। फिर कलेक्टर क्या करता है, अगर वो इतराज करता है सेक्शन 5A के तहत जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, तो कलेक्टर उसको सुनता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है और रिकमेंडेशन देके वो किसको भेज देता है, कलेक्टर वो रिपोर्ट कमिश्नर को भेज देता है। और याद रखें कि सेक्शन 5 जो हमने पढ़ा, सेक्शन 4 पढ़ा प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, किसी एक एरिया में जमीन चाहिए किसी पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज या कंपनी के लिए। सेक्शन 5 जो है वो नोटिफिकेशन है कि किसी स्पेसिफिक विलेज में स्पेसिफिक जमीन किस पर्पज के लिए। और सेक्शन 5A के तहत ऑब्जेक्शन जो है वो सुने जाते हैं, कलेक्टर सुनता है जिन जिन जो जो लोग भी इतराजात करते हैं, जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद सेक्शन 6 देख लेते हैं। यहां पे गवर्नमेंट कलेक्टर के थ्रू डिक्लेयर करवाती है, डिक्लेयर का मतलब है ऐलान करवाया जाता है। इसका आसान का मतलब, आसान अल्फाज मतलब ये है, सेक्शन 4 में एक बुनियादी नोटिफिकेशन इशू हुआ, सेक्शन 5 में पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इशू हुआ, और सेक्शन 5A में इतराजात कलेक्टर ने सुने और अपनी रिपोर्ट बना के किसको भेज दी थी, कमिश्नर को। अब वो जो तमाम इतराजात थे जो कलेक्टर ने सुने और एक रिपोर्ट बना के भेजी किसको, कमिश्नर को। अब कमिश्नर क्या करता है, कमिश्नर ऐलान करता है कि हमें विलेज ए में 25 एकड़ जमीन जो है वो चाहिए। अब कमिश्नर जो डिवीजन में बैठा होगा वो एक क्या करेगा, डिक्लेरेशन पास करेगा, ऐलान करेगा एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि हमें जमीन चाहिए। तो ये ऐलान है बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिक्लेरेशन जो है ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये कंक्लूसिव एविडेंस है, यानी ये नतीजा खेज साबित होता है, और ये एविडेंस है यानी कि सबूत है कि जमीन वाकई चाहिए। ये कमिश्नर पब्लिश करता है। और पहले नोटिफिकेशन 4 हुआ प्रिलिमिनरी, सेक्शन 5 के साथ एग्जैक्ट स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन हुआ, सेक्शन 5A के तहत कलेक्टर ने इतराजात सुने और रिपोर्ट बना के किसको भेजी थी, कमिश्नर को। अब कमिश्नर ने कलेक्टर की रिपोर्ट को देखा और उसके बाद उसने डिक्लेरेशन पास कर दी कि हमें ये जमीन चाहिए। अब इस स्टेज के बाद अक्विजिशन का प्रोसेस आगे चल पड़ता है। और याद रखें
कि वो जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, जो जो कमिश्नर एक डिक्लेरेशन पास करता है कि हमें फलां एरिया में, फलां विलेज में इतनी जमीन चाहिए किस पर्पज के लिए, तो वो जो डिक्लेरेशन है सेक्शन 6 के तहत, उसमें बताया जाता है कि किस पर्पज के लिए, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस लोकेलिटी में एक इंस्पेक्शन प्लान या सर्वे प्लान के तहत हमें कितनी जमीन चाहिए। मिसाल के तौर पे पहले गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी, अब गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि हमें जमीन चाहिए। ये सेक्शन 6 के तहत डिक्लेरेशन है। अब सेक्शन 7 देख लें कि कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है जरा देखें। जब कमिश्नर ने जो डिवीजन में बैठा होता है वो जब डिक्लेरेशन पास करता है, ऐलान कर देता है कि गवर्नमेंट को जमीन चाहिए, ये सेक्शन 6 के तहत जो डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद कमिश्नर जो है जो डिवीजन में बैठा होता है, वो डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, कलेक्टर जिसको डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, उस डीसी को, यानी कमिश्नर डिवीजन में बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए कलेक्टर को क्या कहता है कि आप जमीन को अक्वायर कर लें, हासिल कर लें, कब्जा कर लें उसका। तो कलेक्टर अब जो है वो ऑफिशियली, यानी सरकारी तौर पे प्रॉपर चैनल के थ्रू वो जमीन की अक्वायर करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। उसका फार्मूला क्या है जरा देखें। डिक्लेरेशन फर्स्ट हुई, यानी सेक्शन 6 के तहत कमिश्नर ने डिक्लेरेशन पास की। अब कमिश्नर ने कलेक्टर को ऑर्डर दिया, कलेक्टर ने ऑर्डर वो वसूल किया डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए, और उसके बाद उसने अक्विजिशन का प्रोसेस जो है, जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस जो है वो बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया। और उसके बाद सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, मेजरमेंट एंड प्लान। सेक्शन ए को याद रखिएगा, उसकी हेडिंग क्या है, मेजरमेंट एंड प्लान। अब कलेक्टर को ऑर्डर आ चुका है, किसकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से। कलेक्टर कहां बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीसी कलेक्टर है, यानी कि इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, जिसको डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, जिसको कलेक्टर भी कहते हैं। अब उसको ऑर्डर आया डिवीजन में बैठे हुए कमिश्नर से। एक डिवीजन के अंदर, जैसे डेरा गाजी खान डिवीजन है, तो उसमें डिवीजन में कलेक्टर कमिश्नर बैठा होता है। वो डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, या सरगोदा डिवीजन में जो कमिश्नर बैठा होता है वो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट, बखर डिस्ट्रिक्ट, खुशाब डिस्ट्रिक्ट और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स बैठे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको जब वो ऑर्डर करता है कि आप जमीन को अक्वायर करें, तो अब कलेक्टर को जब ऑर्डर मौसूल होता है तो वो क्या करता है, वो जमीन को मार्क करवाता है, यानी कि उसके ऊपर निशान डाले जाते हैं, सर्वे बाउंड्रीज लगाई जाती हैं, जमीन को मेजर किया जाता है, और एक प्लान या एक मैप प्लान किया जाता है, यानी सर्वे किया जाता है, अगर पहले सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ तो अब कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि जमीन अक्वायर करें, कलेक्टर ने क्या किया, जमीन में बाउंड्री मार्क्स लगाए, उसमें जमीन को मेजर किया और उसका पूरा एक सर्वे कंडक्ट किया। मिसाल के तौर पे सर्वे जो टीम है वो जमीन में एंटर हो जाती है और वो उसकी प्रॉपर फाइनल बाउंड्रीज बनाती है कि 40 एकड़ जमीन हमें चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली मेजरमेंट है सेक्शन 8 के तहत, और उसकी पूरा प्रॉपर इसमें सर्वे भी कंडक्ट हो जाता है। और सेक्शन 9 जो है उसमें क्या होता है, इंटरेस्टेड पर्सन, जो जो उस जमीन के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। कलेक्ट कौन करता है, कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसको डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो कलेक्टर क्या करता है, वो तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को जो जमीन में होती हैं उनको नोटिस इशू करता है। वो क्या नोटिस में क्या लिखता है कि गवर्नमेंट का इरादा है कि वो जमीन को पोजेशन ले, जमीन का के ऊपर कब्जा करे, जमीन को यानी कि अक्वायर करना चाहती है। और वो चाहता है, कलेक्टर जो है वो बताता है कि आप अपनी कंपनसेशन क्लेम मेरे पास ऑफिस में जमा करवाएं, कि अगर आप कहते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, तो वो जमीन आप, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, कंपनसेशन देगी, आप अपना क्लेम जमा करवाएं कलेक्टर ऑफिस में। और स्टेट कलेक्टर जो होता है वो बताता है कि ओनरशिप राइट्स किसके होंगे, आप गवर्नमेंट के होंगे, कि गवर्नमेंट वो जमीन पब्लिक पर्पज, स्कूल, हॉस्पिटल या रेलवे या मोटरवे या किसी पर्पज के लिए लेना चाहती है, तो ये गवर्नमेंट की जमीन अब हो जाएगी या कंपनी की जमीन हो जाएगी। और अगर किसी को कोई इतराजात हैं तो वो जमीन की मेजरमेंट के हवाले से जो भी कोई इतराजात हैं या कंपनसेशन के हवाले से वो कलेक्टर ऑफिस में, यानी कि डीसी ऑफिस में जमा करवाएं। अब मिनिमम टाइम क्या होता है कि सेक्शन 8 के तहत मेजरमेंट हो गई, उसके बाद कलेक्टर कम से कम 15 दिन का टाइम देता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या करें, नोटिस जमा करवाएं। ये जो नोटिस सेक्शन 9 के तहत नोटिस इशू किए जाते हैं तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को जो जमीन में इंटरेस्टेड होती हैं, कि आप अपने कंपनसेशन के, मेजरमेंट के, कोई आपका सपोज कोई है क्लेम है, तो आप जमा करवाएं कितने टाइम में, 15 दिन के अंदर अंदर। और नोटिस जो है वो किसको दिया जाता है, नोटिस किन किन लोगों को कलेक्टर इशू करता है, जमीन के मालकान को, जमीन के ऊपर जो काबिज लोग हैं उनको, जिन जो जो लोग इंटरेस्टेड है उस जमीन में। और गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट कोई भी है जो उस जमीन के ऊपर जिसकी वो, फॉर एग्जाम्पल वो जमीन किसी गवर्नमेंट की इदारे की भी हो सकती है, किसी कंपनी की भी हो सकती है, जो जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है वो किसी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, तो गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट, उस कंपनी को भी कलेक्टर जो है वो नोटिफिकेशन इशू करता है सेक्शन 9 के तहत। मिसाल के तौर पर कलेक्टर अनाउंस करता है कि 15 जुलाई को अपीयर हूं अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट के साथ कि हमें ये जमीन चाहिए, और अगर आपको कोई क्लेम है या कोई कंपनसेशन का तो आप
15 दिन दिए जाते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपने, जब ये सेक्शन 9 के तहत नोटिस इशू किए जाते हैं, तो जिस दिन नोटिस इशू किए जाते हैं उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के साथ साथ अपना क्लेम जो है वो जमा करवाना होता है कलेक्टर के ऑफिस में। उसके बाद सेक्शन 10 है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग ओनरशिप। जरा देख लेते हैं कि कलेक्टर जो है वो लैंड ओनर से कह सकता है कि आप मुझे जो इस जमीन में बाकी जो मालकान हैं उनके नाम जमा करवाएं, जो इस जमीन के जो मजारे हैं, जो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है उसके जो मजारे हैं उनके नाम जमा करवाएं। ये जमीन अगर किसी बैंक की के ऊपर रखी गई है, रहन रखी गई है, तो जो लोग मोर्टगेजीज हैं उनके नाम रखवाएं, या प्राइवेट किसी को जमीन अगर दे दी गई है कर्जा लेने के लिए। और अगर कोई और इंटरेस्टेड पर्सन है तो अब एक कलेक्टर जो है वो जमीन के ओनर को कह सकता है कि जो और अदर पर्सन इंटरेस्टेड हैं उनके नाम मुझे जमा करवाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स। और जो कोई रेंट्स या कोई प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 सालों में, तो वो उनका रिकॉर्ड भी जमा करवाएं कलेक्टर ऑफिस में। ये सेक्शन 10 के मुताबिक एक कलेक्टर जो है वो जमीन के मालकान को कहता है कि जो आपके साथ दूसरे मालकान हैं, जो मजारे हैं, जो मोर्टगेजी हैं, या जो पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट या जो भी कोई रेंट हासिल किया गया इस जमीन से, उसका रिकॉर्ड जो है वो कलेक्टर ऑफिस में जमा करवाएं। यानी कलेक्टर बाउंड करता है कुछ पार्टीज को, जो लैंड ओनर्स भी हो सकते हैं, टेनेंट्स भी हो सकते हैं, मोर्टगेजी भी हो सकते हैं, और वो कलेक्टर उनको कहता है कि आप नेसेसरली डॉक्यूमेंट जमा करवाएं एक इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए कि ये जमीन किस किस के नाम पे है, इस जमीन में कौन कौन इंटरेस्टेड है। ये स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट कह सकती है कलेक्टर के थ्रू कि आप अपनी स्टेटमेंट जमा करवाएं, रिकॉर्ड जमा करवाएं। ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर एक लैंड जो है वो 3 भाइयों के नाम है, तो कलेक्टर कह सकता है एक भाई को कि आप बाकी भाइयों के नाम भी जमा करवाएं दफ्तर में कि कौन कौन लोग इसमें जमीन के मालकान हैं। अब सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 के मुताबिक इंक्वायरी एंड अवार्ड, याद रखें सेक्शन 11 में अवार्ड इशू होता है या इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये होता है कि कलेक्टर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है कि किस किस लोगों ने क्या क्या एतराज किया। जमीन की मेजरमेंट वो चेक करता है, वो जमीन की मार्केट वैल्यू देखता है, वो जमीन की देखता है कि जमीन का मालिक कौन कौन लोग हैं, ओनरशिप किसकी है, पोजेशन किसकी है, और किस किस को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। ये चीजें कलेक्टर क्या करता है, इंक्वायरी करता है पूरी बाकायदा। और फिर वो एक अवार्ड अनाउंस करता है। अवार्ड क्या होता है? एक फैसला होता है, आप समझ लें। और उस अवार्ड में क्या होता है कि जमीन का एक्चुअल एरिया कितना गवर्नमेंट को चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उन लोगों को दी जाएगी जो पर्सन इंटरेस्टेड है, और वो जो जमीन कंपनसेशन दी जाएगी वो तमाम पार्टीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। मिसाल के तौर पे टोटल कंपनसेशन है 30 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 30 मिलियन है, तो ये आप कह सकते हैं 30 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 3 करोड़ ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो 30 मिलियन की कंपनसेशन गवर्नमेंट ने देनी है। फॉर एग्जाम्पल 3 ओनर्स हैं, ए ओनर का 50% हिस्सा है, बी ओनर का 30% हिस्सा है, और सी ओनर का 20% हिस्सा है उस जमीन में, फॉर एग्जाम्पल। तो अवार्ड को इसी हिसाब से 50%, 30% 20% के हिसाब से जो कंपनसेशन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब ये अवार्ड में ये चीज लिखी जाएगी कि टोटल जमीन कितनी है, टोटल कंपनसेशन कितनी है, किन किन लोगों के नाम कितनी कितनी कंपनसेशन उनको दी जाएगी क्योंकि उनसे जमीन अक्वायर की जा रही है। ये सेक्शन 11 के तहत अवार्ड और इंक्वायरी होगी। पहले पहले वो इंक्वायरी करेगा कि किन किन लोगों के क्या एतराज हैं, जमीन की मेजरमेंट कितनी है, मार्केट वैल्यू जमीन की कितनी है, कौन कौन इसका मालिक है, और उनको कितनी कंपनसेशन गवर्नमेंट ने देनी है। और वो ये सारी चीजें एक कलेक्टर जो एक फैसला सुनाएगा वो एक अवार्ड होगा, उसमें हर चीज मेंशन होगी। सो दिस सेक्शन जो 11 है, दिस इज अबाउट इंक्वायरी ऑफ कलेक्टर, और दिस इज आल्सो अबाउट अवार्ड। सेक्शन 11 में अवार्ड होता है। उसके बाद सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 होता है कि जब अवार्ड फाइनल बन जाता है, व्हेन अवार्ड बिकम्स फाइनल। अवार्ड जो है वो कलेक्टर के ऑफिस में फाइल किया जाता है, यानी कि कलेक्टर जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के फैसला सुनाता है। अब ये ऑफिस, ये जो अवार्ड है कलेक्टर की तरफ से जो इशू किया हुआ फैसला है, जो नोटिफिकेशन है, ये फाइनल होता है अगर कोई इस एक्ट की किसी प्रोविजन के तहत कोई चैलेंज नहीं किया जाता। जब तक यानी कि इस अवार्ड को कोई चैलेंज नहीं करता कोई लैंड ओनर, उस वक्त तक ये क्या होता है, फाइनल होता है। हाँ, जो लोग एबसेंट थे जब कलेक्टर ने अवार्ड ये फैसला सुनाया या अवार्ड इशू किया, तो जिन जिन लोगों जो लोग एबसेंट थे उनको इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि कलेक्टर ने ये फैसला सुना दिया है। अब सेक्शन 12A में क्या है कि कलेक्टर जो है वो अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो अवार्ड इशू करते हुए, टाइप करते हुए, या उसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है, या उसमें क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, अरिथमेटिकल मिस्टेक या ग्रामर की मिस्टेक हो गई है, या कोई टाइपिंग मिस्टेक, तो उसको जो कलेक्टर है वो करेक्ट कर सकता है विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस ऑफ अवार्ड। वो उस पूरे अवार्ड को दोबारा री इशू नहीं करेगा। अगर उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक या कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक है, तो अवार्ड उसको करेक्ट कर सकता है, उसके साथ अपने साइन कर देगा, दोबारा को नया अवार्ड इशू नहीं होगा। तो सेक्शन 12A के तहत
कलेक्टर को ये अथॉरिटी है कि वो अवार्ड के अंदर कोई मिस्टेक, क्लरिकल या अरिथमेटिकल ग्रामर मिस्टेक वो ठीक कर सकता है। अवार्ड को दोबारा री इशू नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 12A के तहत है। उसके बाद सेक्शन 13 है। 13 में यह है कि इंक्वायरी बाद औक़ात पोस्टपोन कर दी जाती है, जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग को अडजर्न किया जाता है, तो कलेक्टर जो है वो इंक्वायरी को किसी भी स्टेज के ऊपर पोस्टपोन कर सकता है। अगर इंक्वायरी कलेक्टर कर रहा है, मिसाल के तौर पे एक गवाह था वो एबसेंट है, तो कलेक्टर क्या कर सकता है, अगर वो इंक्वायरी कर रहा है तो वो इंक्वायरी को पोस्टपोन कर सकता है सेक्शन 13 के तहत। इसी तरीके से कलेक्टर को एक और डेट फिक्स कर देगा कि फलां डेट को इंक्वायरी दोबारा जो है वो पेशी होगी। तो ये कलेक्टर का इख्तियार है कि वो किसी भी डेट को कोई अगर इंक्वायरी हो रही है तो वो इंक्वायरी को पोस्टपोन करके किसी और डेट तक उठा के रख सकता है। ये सेक्शन 13 के तहत है। सेक्शन 14 क्या है कि पावर सिमिलर टू सिविल कोड, एक कलेक्टर को एक सिविल कोड का अख्तियार होता है, यानी एक कलेक्टर वो पावर अख्तियार इस्तेमाल करता है जो एक सिविल कोड इस्तेमाल करती है, जो सेशन कोड या जो एडिशनल सेशन जो सिविल जो कोर्ट होती हैं, हमारी अदालतें जो होती हैं, तो एक कलेक्टर एक सिविल कोड की पावर रखता है सेक्शन 14 के तहत। यानी वो गवाहों को बुला सकता है, समन इशू कर सकता है, वो कह सकता है कि आप फलां डेट को फलां टाइम पे अटेंडेंस दें और हमारे सामने आके फलां डॉक्यूमेंट या फलां स्टेटमेंट दें, यानी कोई भी गवाही दें, या वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है लैंड ओनर से, टेनेंट से या पर्सन इंटरेस्टेड से। तो सेक्शन 14 के तहत एक कलेक्टर के पास ये अख्तियार है कि वो एक सिविल कोर्ट की तरह समन इशू कर सकता है, अटेंडेंस के लिए लोगों को बुला सकता है, कह सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, यानी कि एक कलेक्टर एक सिविल जज की कोर्ट की तरह अख्तियार इस्तेमाल करता है सेक्शन 14 के तहत। यानी सेक्शन 14 ये कहता है कि कलेक्टर इज इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट। मिसाल के तौर पे कलेक्टर जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि आप ओनरशिप का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, ओनर्स को वो कह सकता है, को ओनर्स को वो कह सकता है कि जो जो जमीन के मालकान है जो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है और गवर्नमेंट उसको एक्वायर करना चाहती है तो हमें एतराज है, तो गवर्नमेंट कलेक्टर कह सकता है एक सिविल कोर्ट की अथॉरिटी रखते हुए कि आप अपने प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोड्यूस करें कि क्या वाकई जमीन के मालकान आप हैं। तो ये मिसाल आपको समझ आ गई। सेक्शन 14 के तहत कलेक्टर जो है वो सिविल कोर्ट के अख्तियार पावर्स इस्तेमाल करता है। सेक्शन 15 क्या है कि वो जो कंपनसेशन दी जाएगी जिन जिन लोगों की जमीनें हैं, अब उनको कुछ ना कुछ मुआवजा तो देना है जिसको कंपनसेशन कहते हैं, वो किन असूलों के तहत कंपनसेशन दी जाएगी? दो असूलों के तहत। सेक्शन 23 में है कि कौन कौन सी चीजों पे गौर करना है, सेक्शन 24 है कि कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करना है। तो ये सेक्शन जो 15 है इसमें सब सेक्शन दो है। यानी सेक्शन 15 के मुताबिक वो जो मुआवजा दिया जाएगा जिन लोगों की जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, वो कंपनसेशन किन असूलों के तहत होगी वो सेक्शन 15 में है। अब वो असूल दो तरह के हैं, तो वो सारी चीजें जिनको गौर से देखना है वो सेक्शन 23 में आकर डिस्कस होंगी, और सेक्शन 24 में वो चीजें हैं जिनको इग्नोर करना है। तो ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि व्हाट शुड बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 23 एंड व्हाट शुड बी नॉट कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 23 में कौन कौन सी चीजों को पे फोकस करना है जब मुआवजे का तयन किया जाएगा, और सेक्शन 24 में है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, जो उनको इग्नोर किया जाएगा जब कंपनसेशन या मुआवजे का तयन किया जा रहा होगा। तो सेक्शन 23 और सेक्शन 24 जो है कि कौन सी चीजों पे गौर करना है सेक्शन 23, कौन सी चीजों पे गौर नहीं करना सेक्शन 24, ये दोनों जो है वो किस सेक्शन में है? वो सेक्शन 15 में है, जिसका नाम है कि मुआवजे के असूल क्या होंगे। तो सेक्शन 15 जो है दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24, यानी मुआवजा जो है कंपनसेशन है उसके लिए कौन कौन से असूल होंगे। ये सेक्शन 15 है। अब सेक्शन 16 जो है कि अब वो जो जमीन अक्वायर की जानी है, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट उसको अक्वायर कर लेगी, यानी उसका पोजीशन कब्जा ले लेगी। जब कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 11 के तहत अवार्ड हुआ था, अवार्ड हो चुका। सेक्शन 11 में हमने इंक्वायरी भी पढ़ी थी, कलेक्टर ने इंक्वायरी की और उसके बाद उसने एक डिक्लेरेशन पास कर दी जिसको सेक्शन अवार्ड कहते हैं। तो कलेक्टर ने अवार्ड दे दिया, यानी फैसला सुना दिया कि ये जमीन फलां एरिया में इतनी कंपनसेशन के साथ गवर्नमेंट के की हो गई या कंपनी की हो गई। अब उस अवार्ड के बाद कलेक्टर जो है वो जमीन को का कब्जा भी कर सकता है। अब अमूमन ऐसे होता है कि जब अवार्ड गवर्नमेंट कलेक्टर जो है वो पास करता है, फैसला सुना देता है, उसके बाद कलेक्टर जो है वो जमीन का कब्जा ले लेता है, अमूमन उसके बाद अवार्ड के फौरन बाद। यानी जब कब्जा ले लेगा गवर्नमेंट, पहले अवार्ड इशू कर दिया कलेक्टर ने, अब वो जमीन अक्वायर कर ली गई यानी कि कब्जा हो गया, तो अब उसके बाद क्या होगा? अब वो जमीन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई किसी का क्लेम नहीं होगा, किसी के ऊपर उसके ऊपर कोई बंदा उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, ना कोई क्लेम रख सकता है। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, अब उसके ऊपर कोई किसी और बंदे का क्लेम या धावा या उस किसी के ऊपर किसी और की इंटरेस्ट उसमें नहीं होगी। वो जमीन किसकी हो जाएगी? प्योरली गवर्नमेंट की हो जाएगी, क्योंकि वो जमीन कलेक्टर ने अक्वायर कर ली है, पोजीशन ले ली है। मिसाल के तौर पे अवार्ड अनाउंस हो गया किसी गांव के अंदर, विलेज ए है, 40 एकड़ है, वो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें पब्लिक हॉस्पिटल के लिए सरकारी अस्पताल के लिए चाहिए, और अवार्ड पास हो गया। अब उसके बाद वो अवार्ड अनाउंस होने के बाद कलेक्टर ने
हाईवे डिपार्टमेंट के लिए जमीन को अपने कब्जा में ले लिया, यानी उसके ऊपर उसने कलेक्टर ने अपने बंदे भेज के कब्जा करवा लिया, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन जो है पंजाब गवर्नमेंट की हो गई है। अब वो गवर्नमेंट जो है, वो जो जमीन है वो किसकी ओनरशिप बन गई? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ जमीन के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं कि ये जमीन जो है वो मलकियत हुकूमत पंजाब है। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो जमीन पोजेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हो चुकी होती है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हो चुकी होती है। तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? सेक्शन 16 में, कि वो जमीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पोजेशन में आ जाती है, कलेक्टर उसका पोजेशन ले लेता है, अक्वायर कर लेता है, और वो जमीन गवर्नमेंट की हो जाती है, उसके ऊपर किसी का कोई कब्जा और नहीं होता, ना किसी की इनकम्प्रेंसेज होती हैं। सेक्शन 17 आखिरी जो सेक्शन है इस चैप्टर पोर्शन का, या इस पार्ट का, वो है कि बाजों का ऐसा होता है। अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि सेक्शन 16 के तहत हमने ये बात की कि गवर्नमेंट उसको क्या करती है, जब सेक्शन 11 के तहत इंक्वायरी कलेक्टर ने कर दी और अवार्ड सुना दिया, तो उसके बाद क्या है, जमीन अक्वायर कर ली जाती है इमीडिएटली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंटली यानी बड़ी इमरजेंसी होती है और गवर्नमेंट को फौरन जमीन चाहिए होती है। उस सूरत में सेक्शन 17 लगता है, यानी अर्जेंट अक्विजिशन के लिए। मिसाल के तौर, नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो अवार्ड अनाउंस हुआ, कलेक्टर ने अवार्ड इंक्वायरी की और अवार्ड अनाउंस किया, उसके बाद पोजेशन कलेक्टर जो है वो ले लेते हैं। लेकिन सेक्शन 17, ये जो सेक्शन 16 में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कलेक्टर उसको पहले अवार्ड इशू हुआ सेक्शन 11 के तहत, और सेक्शन 16 के तहत गवर्नमेंट ने कलेक्टर ने उसको अक्वायर कर लिया। लेकिन सेक्शन 17 में क्या होता है कि पोजेशन बाद पोजेशन में भी टेकन बिफोर अवार्ड। अभी गवर्नमेंट कलेक्टर ने अवार्ड अनाउंस ही नहीं किया और पहले ही उसका कब्जा गवर्नमेंट ले लेती है। ये कुछ किस सूरत में होता है? इमरजेंसी की सूरत में होती है। मिसाल के तौर पे रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन इशू हुआ, अगर इमरजेंसी है या अर्जेंसी है और लीगल कंडीशन जो है वो फुलफिल है, तो अपोजिशन की जो कास्ट है वो उसका एक तखमीना लगा के, अगर किसी कंपनी के लिए जमीन चाहिए तो वो कंपनी जो है वो तखमीना लगा के उसकी अमाउंट डिपॉजिट कराती है और वो जमीन फौरन इमरजेंसी गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है। अभी तक अवार्ड भी इशू नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर फ्लड आ गया है और कोई रिवर डाइवर्जन होगी, यानी कि दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया है, या रेलवे की इमरजेंसी होगी, रेलवे टूट गई है, या रोड कोलैप्स हो गया, टूट गया और नया रोड बनाना है, या कोई नेशनल कोई कौमी इमरजेंसी नाफिज हो गई है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि कंपनसेशन, अगर कोई उस जमीन पर कोई फसलें खड़ी हैं या उस पर दरख्त को खड़े हैं या वहां पर कोई डैमेज हो गया है, तो वो लाजमी ऑफर किया जाएगा। क्योंकि अगर जमीन को फौरन अक्वायर किया जाना होता है तो उस टाइम को जो फसलें होंगी, दरख्त होंगे, वो सारे साफ जरे कट जाएंगे या काटने पड़ेंगे, तो उन लोगों को वो कंपनसेशन लाजमी दी जाती है। लेकिन इस सूरत में अवार्ड ऑन इशू होगा सेक्शन 11 के तहत और बाद में वो गवर्नमेंट करेगी, पोजीशन लेगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि अवार्ड इशू अभी होता भी नहीं है और पहले ही गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है, पोजीशन हासिल कर लेती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अर्जेंट केसेस होते हैं, अर्जेंट केसेस के अंदर जो कमिश्नर होता है, जो डिवीजन में बैठा होता है, वो फैसला सुनाता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि सेक्शन 5 के तहत जो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि फलां विलेज में फलां जमीन फलां पर्पज के लिए चाहिए, वो नहीं इशू करना। सेक्शन 5A के तहत जो लोगों के इतराजात मांगे जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में, 5A के तहत वो इतराजात भी आप लोगों ने नहीं मंगवाने, बल्कि उनको बाईपास करते हुए क्या करना है, सेक्शन 4 के तहत एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू हुआ और उसके बाद सेक्शन 6 के तहत गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यानी सेक्शन 4 के तहत वैसे प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन तो इशू होना है कि फलां एरिया में गवर्नमेंट को जमीन चाहिए, चाहे इमरजेंसी भी जमीन चाहिए। सेक्शन 4 के तहत प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, बुनियादी नोटिफिकेशन इशू होगा, उसके बाद कि फलां विलेज में फलां जमीन फलां पर्पज के लिए 25 एकड़ जो स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन 5 नहीं इशू होगा। सेक्शन 5A के तहत इतराजात भी नहीं सुने जाएंगे, डायरेक्ट सेक्शन 6 लग जाएगा। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कमिश्नर होगा वो क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा कि हमें जमीन चाहिए। तो अब क्या हुआ, सेक्शन 5 और सेक्शन 5A को क्या किया, बाईपास किया गया और सेक्शन 4 बुनियादी तौर पर इशू किया गया और कमिश्नर ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 6 के तहत। क्योंकि सेक्शन 6 हम पढ़ चुके हैं, उसमें डिक्लेरेशन थी, कमिश्नर जो है डिवीजन में बैठा हुआ कहता है कि हमें ये जमीन फलां पर्पज के लिए जमीन चाहिए क्योंकि इमरजेंसी है। तो ये हमने पढ़ा, आज का हमने बेसिकली पोर्शन मुकम्मल किया। इसमें जरा देखते हैं सेक्शन 4 में क्या था, बुनियादी नोटिफिकेशन और उसमें सर्वे कंडक्ट किया जाता है। सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड लैंड नोटिफिकेशन होता है कि स्पेसिफिक विलेज में, विलेज ए में 25 एकड़ फला पर्पज के लिए चाहिए, ये स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है। सेक्शन 4 प्रिलिमिनरी बुनियादी नोटिफिकेशन है। सेक्शन 5A में इतराजात, 30 दिन के अंदर अंदर इतराजात लोगों ने जमा करवाने होते हैं जिसको कोई इतराज है। सेक्शन 6 में कमिश्नर जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि ये जमीन हमें चाहिए, और सेक्शन 7 में वो कमिश्नर जो होता है वो कलेक्टर को ऑर्डर करता है कि जमीन अक्वायर कर लें। सेक्शन 8 में जो कलेक्टर होता है जमीन जो डिस्ट्रिक्ट का, वो मेजरमेंट करता है, सर्वे करता है,
उसके बाद सेक्शन 9 में जो नोटिस, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको नोटिस दिए जाते हैं, ओनर्स को और टेनेंट्स को और को ओनर्स को। सेक्शन 10 में क्या होता है, कलेक्टर जो है वो जो ओनर्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन देता है कि आप मेरे सामने फलां डेट को प्रोड्यूस हो, डॉक्यूमेंट्स लेके आए और स्टेटमेंट जमा करवाएं, ये लाजमी आप जमा करवाएं, ये कंपलसरी होती है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में कलेक्टर इंक्वायरी करता है कि जमीन कौन सी है, उसमें मालिक कौन से हैं, कंपनसेशन कितनी देनी है, और वो साथ सेक्शन 11 में अवार्ड भी इशू कर देता है कलेक्टर। सेक्शन 12 में क्या होता है कि अवार्ड फाइनल होता है जब तक उसको चैलेंज नहीं किया जाता। और सेक्शन 13 में क्या है कि कलेक्टर की ये पावर है कि वो इंक्वायरी को किसी फ्यूचर डेट के लिए अडजर्न भी कर सकता है। सेक्शन 14 में क्या होता है कि एक कलेक्टर जो है वो सिविल कोर्ट के अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अ, जो विटनेस होते हैं उनको समन भी इशू कर सकता है और सिविल कोर्ट की सारी पावर इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन 14 में किसी बंदे को भी वो बुला सकता है कि आप ऑर्डर लेके आए या फलां प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोड्यूस करें या कोई स्टेटमेंट दें या कोई एविडेंस दें। सेक्शन 15 में क्या है कि कंपनसेशन जो जो मुआवजा होता है उसके असूल क्या है, उसमें दो असूल होते हैं। सेक्शन 23 में कि कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, सेक्शन 24 में कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, कंसिडर नहीं करना। तो सेक्शन 15 में कंपनसेशन जो मुआवजा है उसके असूल बयान किए गए। सेक्शन 16 में जो कमिश्नर है वो कलेक्टर को कहता है जमीन अक्वायर कर ले, तो कलेक्टर जमीन को अक्वायर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और सेक्शन 17 जो है, अगर अर्जेंटली जमीन चाहिए तो कमिश्नर क्या करता है, सेक्शन 4 के तहत प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करवाया, सेक्शन 5 और सेक्शन 5A को बाईपास किया, और सेक्शन 6 के तहत कमिश्नर जो डिवीजन में बैठा होता है वो डिक्लेयर कर देता है कि जमीन फलां एरिया में, फलां विलेज में, फलां इतने एकड़ जमीन जो है फलां पर्पज के लिए हमें इमरजेंसी बुनियाद पे चाहिए। सेक्शन 6 के तहत वो डिक्लेरेशन पास कर देता है। अब अगर हम रिवाइज करें तो सेक्शन 4 में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था, सेक्शन 5 में पर्टिकुलर लैंड का नोटिफिकेशन था, सेक्शन 5A में इतराजात थे 30 दिन के अंदर अंदर, सेक्शन 6 में डिक्लेरेशन था, सेक्शन 7 में क्या था, कमिश्नर ने लैंड अक्विजिशन कलेक्टर को ऑर्डर इशू किया कि जमीन अक्वायर कर लें। सेक्शन 8 में कलेक्टर ने जमीन को अक्वायर मेजरमेंट करवाई, उसकी मैप करवाया, सर्वे करवाया। सेक्शन 9 में नोटिस इशू किए गए, 15 दिन के अंदर नोटिस देने होते हैं। आ, जब नोटिस इशू होते हैं तो 15 दिन के अंदर उन लोगों ने, जो ओनर्स होते हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। सेक्शन 10 में है कि कलेक्टर बुला सकता है किसी भी ओनर को कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सेक्शन 11 में इंक्वायरी कंडक्ट करता है कलेक्टर और अवार्ड भी इशू करता है। सेक्शन 12 में अवार्ड कब फाइनल होता है, और क्लरिकल जो सेक्शन 12A में क्या होता है कि कोई कलेक्टर जो है वो क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकता है। सेक्शन 13 में ये है कि इंक्वायरी को कलेक्टर अडजर्न भी कर सकता है फ्यूचर डेट के लिए। सेक्शन 14 में ये है कि कलेक्टर सिविल कोर्ट की तरह अख्तियार इस्तेमाल करता है। और सेक्शन 15 में ये था कि उसमें कंपनसेशन के असूल बयान किए गए सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के तहत, जो बाद में हम पढ़ेंगे। और सेक्शन 16 क्या है कि जब अवार्ड हो गया तो पोजेशन हासिल करेगा कलेक्टर, जमीन कब्जे में ले लेगा। और सेक्शन 17 में इमरजेंसी की सूरत में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन सेक्शन 4 के तहत इशू करने के बाद सेक्शन 5 के तहत स्पेसिफाइड जमीन का नोटिफिकेशन नहीं इशू होगा, 5A के तहत इतराजात भी नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्ट कमिश्नर जो है वो अवार्ड इशू कर देता है सेक्शन 17, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब इसे कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे सेक्शन 4 के तहत हमने ये कहा कि एंट्री इनटू अ डिवेलिंग हाउस के किसी घर में या इनक्लोज गार्डन में अगर होगी तो भाई अथराइज ऑफिसर होगी, और वो विदाउट ऑक्युपायर कंसेंट रिक्वायर, उसमें कितना टाइम दिया जाता है बेसिकली, उसमें जो टाइम होता है बेसिकली अगर हम देखें सेक्शन एमसीक्यूज 1 में, तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे यहाँ पे, चूंकि लेक्चर बहुत वो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जो मेरे एनरोल्ड मेंबर हैं उनके साथ ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा ताकि वो ये एमसीक्यू सारे पढ़ लें। तो अगर आप लोग मैं इस लेक्चर में ये सारे जो एमसीक्यूज हैं ये रिपीट किए गए हैं इसी लेक्चर में से, तो इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते। इससे ये फाइल चूंकि मैं अपने एनरोल्ड मेंबर के साथ शेयर कर दूंगा जो कि मेरे पेड सेशन ले रहे हैं, और मैं उनके साथ ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। वो तमाम कैंडिडेट जो कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरा पेड सेशन है बेसिकली। ये इसकी डिटेल्स हैं, ये नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए बेसिकली इसमें जीके और रेवेन्यू लॉज के ऊपर मेरा फोकस है। एक दिन मैं जीके का मटेरियल शेयर करता हूँ, अगले दिन उसका जीके का टेस्ट होता है। एक दिन मैं रेवेन्यू लॉ का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ जैसे अभी रिकॉर्ड करूँ, कल इसका सेकंड टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होता है वो गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होता है। मॉर्निंग 8 AM से लेकर 8 PM तक मेरी व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल रहती है मेरे कैंडिडेट्स को जो मेरे एनरोल्ड मेंबर होते हैं। ये 2 मंथ का सेशन है, इसमें डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, एक दिन जीके का, अगले दिन रेवेन्यू लॉ का, अगले दिन जीके का, अगले दिन रेवेन्यू लॉज का। मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, मैं आप लोगों को मटेरियल शेयर करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, डेली बेसिस पे जो टेस्ट के लिंक होते हैं वो शेयर करता हूँ, और
जो रेवेन्यू लॉज के लेक्चर भी होते हैं और साथ साथ उसके हैंडआउट्स भी, जैसे ये नोट्स हैं, ये मेरे एनरोल्ड मेंबर्स को ये नोट्स भी अवेलेबल होते हैं और साथ इसके एमसीक्यूज भी। अगर आप इस सेशन में इंटरेस्टेड है, तो ये 2 मंथ का सेशन है जिसकी टोटल फी जो है वो है बेसिकली 6,000। लेकिन जो कैंडिडेट्स अर्ली 50 बर्ड्स हैं उनको मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी टोटली 3,000 में आप जीके और रेवेन्यू लॉज तैयार कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। जो कि तहसीलदार की सीट्स के लिए भी और नायब तहसीलदार की सीट्स के लिए भी ये सेशन इंतहाई यूजफुल, बेनिफिशियल और असिस्टिव है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि इस एड के अंदर भी मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके नीचे लिखा हुआ है 0332 6896 568। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अगर आपका कोई कोई जॉब, कोई प्रोफेशन है, वो मेंशन करके, अपने सिटी मेंशन करके आप नायब तहसीलदार के इस सेशन में, जो कि 2 मंथ का सेशन है जिसमें जीके और रेवेन्यू लॉज के रेगुलर डेली बेसिस पे टेस्ट हैं, डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स हैं, डेली बेसिस पे मैं आपसे मटेरियल शेयर करता हूँ, रेवेन्यू लॉज के रेगुलर लेक्चर्स हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। और जिन नोट्स भी, जो एमसीक्यूज हैं, जो हैंड आउट्स है, ये भी आपको कम्युनिटी में मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो विद इन 3,000, यानी कि 3,000 पे करके, जो कि एक्चुअली इस 2 मंथ के सेशन की फी 6,000 है, आप इसको 50% डिस्काउंट पे, यानी 3,000 में ये नए तहसीलदार और तहसीलदार के लिए 2 पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जीके एंड रेवेन्यू लॉ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332 6896 568 पे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी आने वाली वीडियो में मिलते हैं एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश विद अजमल खान, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियो जो रेवेन्यू लॉज के ऊपर है, जो जीके के ऊपर है, जो अपकमिंग जॉब्स के हवाले से हैं, जो सीएसएस और पीएमएस के हवाले से हैं, कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से हैं, और खासतौर पर इंग्लिश ऐसे के हवाले से हैं, वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाजत।